जय मातेश्वरी माँ सरस्वती आपको प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी मारवाड़ की धरती से जोधपुर से HPS एजुटेक चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, हम जो है केवल इस ऑनलाइन पर ही डिपेंड नहीं है साथियों, पर हर रोज सुबह से शाम तक साथियों ऑफलाइन में जुड़े हुए रहते हैं और केवल एक सब्जेक्ट पर ही डिपेंड नहीं है। मेरा काम केवल यह है कि मेरे भाई बहनों का जितना हो सके सहयोग करूं। तो बाई चांस साथियों आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, बाई चांस अगर कोई शब्द गलती से कोई जैसे सन वगैरह है साथियों, कोई मिस्टेक हो जाए निकल जाए, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन बेंच में क्या होता है अपन तुरंत इसको सही करवा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या एक निश्चित समय क्षेत्र होता है। तो बाई चांस अपन जो है इसको कोई गलत आ जाए तो थोड़ा आप कॉमन सेंस रखें। और साथियों आप खुद जो है एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने पास में एक मार्गदर्शिका या कोई ऑथेंटिक ऑथर की बुक रखें और थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। और कोई भी हो साथियों तो मैं खुद आत्मा सुधार करवा दूंगा। दूसरी बात दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूं, हम जो है मैं आप जैसे कि देख पा रहे हैं आज से जोधपुर के मिर्ची बुढ़े नाम से एक कॉमेडियन जीके की शुरुआत कर रहा हूं। एपिसोड नंबर 1 होगा आज, जिसमें आपने जितना भी जीके पढ़ा उस तैयारी को परखिएगा और चुटकुलों के ही चुटकुलों में आपको जीके दोस्तों याद करवा दूंगा, यह मेरा वादा है। बस आपको केवल मेहनत करनी है और जुड़ना है इस HPS एजुटेक चैनल से। दोस्तों सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि एक निश्चित उम्र निकल जाती है फिर सीखा नहीं जा सकता। मैं कहता हूं आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। जब मरता है ना तो मृत्यु सैया पर जब वो दोस्तों जब चारपाई पर पड़ा रहता है ना, उस समय भी उसको कुछ न कुछ याद आता है, वो सीखता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और कलाम साहब को सलाम करते हुए कहता हूं कि सपने वो नहीं होते जो दोस्तों नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। और अगर दोस्तों मेहनत नहीं की तो सपने सपने ही रह जाएंगे। इसलिए जुड़ जाइए HPS एजुटेक चैनल के साथ में और मेहनत कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अपने माता पिता का नाम कमाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आइएगा दोस्तों हमारे इस कॉमेडियन जीके के साथ में। इसमें दोस्तों मैं मजाकियन शब्द के साथ में आपको जीके याद करवाऊंगा। आप देख रहे हैं पहला नाम लिखा है BN राव। क्या थे कैसे थे सब बारे में बता देंगे। संविधान सभा, अब 3 प्रस्ताव आपके सामने काफी बार सवाल आता है और मैं वो सब तथ्य आपके सामने रखूंगा जहां पर एग्जामिनर की नजर होती है। अगस्त प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, विश्व धरोहर 1983। एक हिस्ट्री का दोस्तों यहां पर टॉपिक आ गया, विश्व धरोहर 1983। हमारे भारत में लगभग 40 दोस्तों जो स्थल है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। लेटेस्ट में धोलावीरा गुजरात हुआ था तो 1983 से शुरुआत हुई थी। 1983 में कौन कौन से पहली बार स्थलों को शामिल किया बात करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रख देंगे और दयानंद सरस्वती, ये भी एक हिस्ट्री के बंदे हैं, लेकिन दोस्तों इनका भी आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट रख दिया जाएगा। और विस्तारित दोस्तों आपको टॉपिक पढ़ना है HPS एजुटेक पर, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, आपको दोस्तों रेगुलर सीरीज मिलती रहेगी। आइएगा BN राव। सबसे पहले दोस्तों BN राव के बारे में बात करते हैं। BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। यह दोस्तों हमारे भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो दोस्तों सबसे पहले प्रारूप समिति ने संविधान का ड्राफ्ट नहीं तैयार किया था। यह दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इनके द्वारा जो तैयार किया हुआ प्रारूप था उन पर विचार विमर्श करने के लिए दोस्तों संविधान सभा ने एक समिति बनाई थी, प्रारूप समिति, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। यह जो BN राव जो थे साथियों, यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नई वाले शब्द पर ध्यान रखना। तो क्या थे ये दोस्तों, ये इंडियन सिविल सर्विस
के अधिकारी, आईसीएस अधिकारी थे। बीएन राव वो पहले व्यक्ति है जो दोस्तों विश्व में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत से जाने वाले प्रथम न्यायाधीश ये बीएन राव ही है, याद रख लेना। दूसरी बात, मैं बीएन राव के बारे में और बात करूं तो क्या खास है, बीएन राव ने केवल भारत के संविधान के प्रारूप पर ही बात नहीं की थी, बर्मा जिसे अपन म्यांमार कहते हैं उनके संविधान के प्रारूप पर भी उन्होंने बातचीत की थी। बीएन राव के द्वारा ही दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति एंड संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे उनको कहा कि भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, और उनको दोस्तों कहने पर ही ध्यान रखना हम भीमराव अंबेडकर भी आगे बात करेंगे आगे, तो यह इन्होंने बात कही थी। तो बीएन राव के बारे में इतनी जानकारी आप नोट्स करते हुए चलिएगा। और यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे साथियों, ध्यान रखना, बीएन राव आईसीएस अधिकारी थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पहली बात खत्म हो जाती है दोस्तों। दूसरी बात है संविधान सभा, पूर्ण रूप से पढ़ना हो एक एक टॉपिक पढ़ सकते हो, केवल यहां पर चुटकुले वाले जीके है, याद करना है आपको कि कौन सा सवाल उठाता है एग्जामिनर। संविधान सभा, संविधान के निर्माण करने की जो सभा होती है उसको संविधान सभा कहा गया। पहली बार ध्यान रखना 1922 की बात कर रहा हूं साथियों, 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ध्यान रखना 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, इस संविधान सभा का जो गठन होता है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। संविधान सभा का गठन जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है तो दोस्तों उसके तहत कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में भारत आता है। अपन इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप लिखते हुए चले। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, ध्यान रख लेना, और 16 मई 24 मार्च है, बाई चांस गलत मत लिखना, 24 मार्च को आया, 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी, और संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए, और संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होता है, वो भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों। इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। क्यों साथियों? क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य आएगा। तत्कालीन भारत में लगभग 39 करोड़ जनसंख्या थी साथियों, इसलिए यह 389 सदस्य आए थे। इनमें भी दोस्तों बंटवारा था, क्योंकि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत भी थे। निर्वाचित तो थे साथियों, लेकिन निर्वाचित प्रत्यक्ष नहीं थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या फर्क? डायरेक्टली जनता छाप लगा करके अगर किसी प्रतिनिधि का चयन करे वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष होता है, और दोस्तों जनता डायरेक्टली नहीं चुनती तो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे हमारे भारत में आज के दिन राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो दोस्तों होता तो निर्वाचन है, लेकिन जनता डायरेक्ट नहीं करती तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, क्योंकि जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जब तक नहीं होगा टीचर काम का नहीं, मैं ये मानता हूं। सुनते रहिएगा जोधपुर वाले मिर्ची बड़े ये चुटकले। तो दोस्तों इसमें निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी थे। मनोनीत तो थे दोस्तों देशी रियासतों वाले सदस्य, जिनकी संख्या थी 93 और दोस्तों 296 जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे। इनको कहते हैं ब्रिटिश भारत के सदस्य, और ब्रिटिश भारत को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत। ध्यान रखना। तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में कुल 296 थे, जिनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से थे। 292 की बात कर रहा हूं, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। तत्कालीन भारत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत था। पहला नई दिल्ली, जिसे अपन दिल्ली कहते हैं, दूसरा कुर्ग कर्नाटक में, तीसरा पाकिस्तान में बलूचिस्तान, और चौथा हमारा राजस्थान में अजमेर। कंसेप्ट क्लियर?
इस प्रकार कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। उस समय दोस्तों बुजुर्ग और उस समय समिति में जो प्रथम अधिवेशन में जो सदस्य भाग लिए वो 207 सदस्यों ने भाग लिया कुल मिलाकर प्रथम अधिवेशन में। इसमें महिलाएं थी 9, याद रखें ना, प्रथम अधिवेशन में 9 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, याद रहेगा। चलिए आगे बात करता हूं। तो दोस्तों सदस्य 389 थे और ये 207 क्यों, तो ध्यान रखना प्रथम दिन जो संविधान सभा की मीटिंग हुई इसमें क्या हुआ, इस मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने जब भाग नहीं लिया साथियों तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने 73 सदस्य थे वो भाग नहीं लिया, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उस चर्चिल ने क्या कहा था कि संविधान सभा जो है एक ऐसा विवाह का मंडप हो गया है जिसकी दुल्हन ही गायब है, दुल्हन भी नहीं है इसमें, यह बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी, ध्यान रखना। और 73 सदस्य तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार हो गए और 93 सदस्य जो देशी रियासतों के थे वो भी नहीं आए। इस प्रकार साथियों 207 सदस्य ही शामिल हुए, ठीक है। अगला अधिवेशन जो होता है वो 11 दिसंबर को होता है। उस दिन जो है अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से बनाया जाता है, जबकि 9 दिसंबर को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद जी सिन्हा को बनाया जाता है। बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी तो संविधान सभा बहुत बड़ी है, आप साथियों वीडियो जो है हमारा देख सकते हो, अलग से सब्जेक्ट पर डाला हुआ है वो, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो संविधान सभा भी खत्म हो जाती है। फिर साथियों आता है 3 प्रस्ताव। कौन कौन से प्रस्ताव है देखो, पहला है अगस्त प्रस्ताव। क्या होता है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग की कि संविधान सभा होनी चाहिए संविधान निर्माण के लिए। धीरे धीरे साथियों भारतीयों ने अंग्रेजों से मांग करनी शुरू कर दी कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो साथियों हुआ यूं, अगस्त 1940 की बात है, अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव लाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कहूं, वाइसराय कहूं, कोई भी कहूं, लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, यह ध्यान रखना, लिनलिथगो के शासनकाल में। उस समय साथियों लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव लाया गया और पहली बार अंग्रेजों ने यह स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का गठन करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों इस अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अब विरोध क्यों किया, आप समझ रहे होंगे, विरोध किया तो क्यों किया, स्पष्ट रूप से कंसेप्ट क्लियर करें। उस समय दोस्तों अंग्रेजों ने एक बात रखी थी कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उसमें मुख्य रूप से भारतीय होंगे। तो अब जब अपन ये लाइन बोलते हैं कि मुख्य रूप से भारतीय होंगे, इसका मतलब यह निकलता है कि मुख्य भारतीय बोल रहे हो, इसका मतलब उसकी नीयत में खोट था, तो कुछ न कुछ अंग्रेजों को भी शामिल करने की बात रही होगी, इसलिए साथियों कांग्रेस ने विरोध कर दिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रस्ताव आपके सामने अगस्त 1940 में आया, लॉर्ड लिनलिथगो थे। चलिए अगला प्रस्ताव जो है साथियों उद्देश्य प्रस्ताव, सुनिएगा। 9 दिसंबर 1946 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 द्वितीय अधिवेशन, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और तीसरे दिन दोस्तों 2 दिन और आगे बढ़ो तो अगली तारीख देखो 9 से 11, 11 से 13, 2 दिन के अंतराल पर 13 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर वही सन 1946 की बात है, 13 दिसंबर 1946 की बात है। आवाज पर ध्यान दें, ये मिर्ची बुढ़े जोधपुर वाले, मैं कह रहा हूं आप एक बार चक लिया तो भूल नहीं पाओगे। 13 दिसंबर 1946 की बात है, उद्देश्य प्रस्ताव आया था। कौन लेकर आए थे, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू लेकर आए थे। और यह प्रस्ताव जो है साथियों, इसमें संविधान के सभी उद्देश्यों को डाला गया था। संविधान के जो आदर्श है वो हमें यह बताता है उद्देश्य प्रस्ताव। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव जो है आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, पारित हो जाता है। और दोस्तों यही प्रस्ताव जो है हमारा आज
प्रस्तावना कहलाता है या उद्देशिका कहलाता है। कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कमेंट कर देना दोस्तों, इस भाई का मोटिवेशन जरूर बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, आपका ये भैया आपके साथ हरदम साथ है। बस एक विनम्र निवेदन है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हर स्टूडेंट उस भाई तक पहुंचाएं जो मेहनत करना चाहता है। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव क्लियर हो गया आपका। अगली बात करें दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव। यह क्या है तो देखो, जैसे ही अगस्त प्रस्ताव साथियों जब अपन रद्द हो गया, विरोध कर दिया, तो यहां भारत में तो साथियों मांग उठ रही थी एक संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए। उधर साथियों अंग्रेजों ने भी क्या किया, एक प्रस्ताव और भेजा और वही प्रस्ताव था क्रिप्स प्रस्ताव। यह दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव जो आया वो मार्च 1942 में आया था, 2 साल बाद ही आया था। ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव 40 में और ये क्रिप्स प्रस्ताव 42 में ध्यान रखना, 2 साल बाद में आया, मार्च का महीना था। इस यह क्रिप्स प्रस्ताव साथियों थोड़ा ध्यान रखें, कॉमन सेंस रखें, क्रिप्स प्रस्ताव बोल रहा हूं, आवाज पर ध्यान दें, फालतू का अनर्गल कमेंट न करें साथियों। हम वो स्टूडेंट नहीं है जो किसी की टीका टिप्पणी करें, कमियां निकालें। अपने को तो पॉजिटिव थिंक रखना है, आगे बढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ध्यान रखना, क्रिप्स प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में भारत आया और इसमें भी दोस्तों संविधान सभा के गठन की कोई स्पष्ट बात नहीं हुई थी, डोमिनियन स्टेट्स की बात हो रही थी। तो ध्यान रखना, कांग्रेस ने फिर विरोध किया और महात्मा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि यह क्रिप्स प्रस्ताव जो है पोस्ट डेटेड चेक यानी देवालिये बैंक का अनादृत चेक है, इसको संज्ञा दी थी। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने देवालिये बैंक की चेक की संज्ञा दी थी। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब दोस्तों देखो, अगला टॉपिक आपके सामने आ रहा है विश्व धरोहर। पहली बार विश्व धरोहर 1983, टॉपिक जो है विश्व धरोहर 1983। एपिसोड शुरू हुआ है आज 1 नंबर, पर डे आपके सामने एपिसोड आता रहेगा और जीके का हर टॉपिक जहां पर एग्जामिनर की दोस्तों नजर रहती है पैनी, हम प्रहार करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। इसीलिए तो बैठा है ये बंदा। तो ध्यान रखना, विश्व धरोहर 1983, इसमें क्या खास है दोस्तों, तो ध्यान रखना 1983 से पहले भारत का कोई भी स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं था। यह विश्व धरोहर सूची यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। 2 क्षेत्र में दोस्तों शामिल किए जाते हैं स्थलों को, प्राकृतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, जिसकी एक अनूठी पहचान है। आज वो दोस्तों विलुप्ति के कगार पर है या दुर्लभ होता जा रहा है, उनको यूनेस्को अपनी हेरिटेज साइट में शामिल कर लेती है। तो 1983 में पहली बार भारतीय स्मारकों को शामिल किया गया, जिसमें एक साथ में 4 स्थलों को शामिल किया था पहली बार 1983 में। ध्यान रखना 1983 में कौन कौन से 4 स्थलों को शामिल किया, सुनिएगा। पहला दोस्तों अजंता की गुफा। ये अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना महाराष्ट्र में है। विस्तारित जानकारी जाननी हो तो सर्च करिएगा एचपीएस एजुटेक, आपको वीडियो अगर मिल जाएगा, नहीं है तो आ जाएगा। अजंता की गुफाएं ये पहली बार 1983 में डाली। एमएच लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है महाराष्ट्र। कंसेप्ट क्लियर। चलिए दूसरा दोस्तों एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं वो भी पहली बार 1983 में डाली गई और वो भी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तीसरा दोस्तों आगरा का किला। आगरा का किला जो अकबर ने बनाया था वो डाला गया साथियों। आगरा का किला यूपी में है, यूपी आगरा एक जिला है यूपी का, वहां पर है आगरा का किला। दिल्ली से पहली मुगल कालीन राजधानी आगरा ही थी, ध्यान रखना। तो आगरा का किला। और चौथा जो स्थल है दोस्तों, वही आगरा में क्या बना हुआ है, ताजमहल। शाहजहां ने बनाया था ताजमहल अपनी रानी अर्जुमंद बानो, सॉरी गलत बोल दिया, मुमताज की यादगार में। साथियों क्या है कि हम जो है एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करते हैं, सारे दिन दोस्तों कुछ न कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने में लगे हुए रहते हैं, तो बाई चांस शब्द आ जाता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, हम कोई गूगल बॉय थोड़ी है भाई लोगों, आपके जैसा बड़ा भाई है, तो ध्यान रखिएगा। चौथा जो है वो आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल है भाइयों, आगरा का ताजमहल। और यह ताजमहल बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया, मुगल बादशाह शाहजहां ने। और शाहजहां ने बनवाया था अपनी रानी मुमताज की यादगार में। एक दोस्तों
हमारे दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है और वहां पर औरंगजेब ने ताजमहल की नकल करके एक और मकबरा बनाया था, बीवी का मकबरा, अपनी ही रानी रबिया दुर्रानी की यादगार में, इसलिए उसे दक्षिणी भारत का ताजमहल भी कहते हैं। ध्यान रखना, बीवी का मकबरा। वो बात की बात है, ये 4 जो स्थल है पहली बार 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया। अजंता की गुफा महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, आगरा का किला उत्तर प्रदेश, आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश। कोई डाउट नहीं साथियों, नहीं होना चाहिए। अब देखो सुनिएगा, अगला टॉपिक हमारे पास में आया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ध्यान रखना, राष्ट्रपति के बारे में क्या है। हालांकि बहुत कुछ है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को पढ़ना चाहे तो हमारा एक वीडियो आएगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण चोट करें जहां पर एग्जामिनर पकड़ कर लेता है। तो देखो राष्ट्रपति के बारे में क्या है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद सामान्य रूप में अमेरिका से लिया जाता है, निर्वाचित राष्ट्रपति। दूसरी बात जो है दोस्तों, भारतीय संविधान में यह जो है भाग 5 में शामिल है और यह अनुच्छेद 52 उल्लेख करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 53 देखो, मैं आपके सामने दोस्तों, थोड़ा आपको डर हो, यह दयानंद सरस्वती अभी बता देंगे, सुनिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों 9-10 अनुच्छेद जो है ना वो आपके सामने रख देता हूं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, बस ध्यान रखना, इतना आप समझ लो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बोलता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा, भारत की कार्यपालिका शक्तियां इसके अधीनस्थ होगी। समझ में आ गई बात दोस्तों। चलिए, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है साथियों, कि निर्वाचन कौन से व्यक्ति करेंगे, तो आपके सामने रख देता हूं। संसद के दोस्तों केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जिसमें ध्यान से सुनना कौन कौन से सदस्य है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे भले वो एंग्लो इंडियन वाले हो और चाहे भले वो 12 सदस्य मनोनीत वाले हो, वो भाग नहीं लेते। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है 2 दोस्तों, आज के समय पांडिचेरी और हमारा ये दिल्ली, उस विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो वो निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया किस आधार पर होगा। आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है दोस्तों, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान अप्रत्यक्ष वाली, वो इसी में डाली गई है। अनुच्छेद 56 जो है साथियों, वो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, टेन्योर की बात करता है, उसका कार्यकाल कितना होगा। इसी में लिखा हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया से 5 साल पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रोसीजर क्या होगी वो यहां पर नहीं है, हटाया जा सकता है पहले, वो 56 में ही है टेन्योर। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, री इलेक्टेड की बात होती है, यानी कोई भी भारत का राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति जो है, भारत का व्यक्ति जो है, वो कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, यह बात 57 में है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है साथियों, मुख्य रूप से 2 योग्यता याद रखना, भारत का नागरिक और दोस्तों उसकी उम्र जो है 35 साल कम से कम होनी चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, दिवालिया पागल घोषित ना हो, बस। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें पद की, यह दोस्तों जो है वो इसमें डाली गई है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है वो 3री अनुसूची में नहीं है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है साथियों, समझ में आ गई बात। और अनुच्छेद दोस्तों 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, इतना आप राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रख लीजिएगा, बाकी विस्तारित रूप से आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो 123 अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश, वो भी आप ध्यान रख लेना। चलिए अब दोस्तों एक टॉपिक हमारा बचा था दयानंद सरस्वती वाला, सिखाने को बहुत कुछ है, अभी तो पहला एपिसोड आया दोस्तों, आप थोड़ा भरोसा तो रखिए इस भाई पर और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दयानंद सरस्वती क्या है दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती प्रसिद्ध समाज सुधारक, एक पॉइंट, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे साथियों, समाज सुधारक थे, ध्यान रखना, समाज सुधारक थे। इनका जन्म
गुजरात राज्य के टंकारा जिले में होता है साथियों। गुजरात में, याद रखना, गुजरात के टंकारा में, गुजरात के टंकारा जिले में होता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। कैला है दयानंद सरस्वती साथियों। फिर दोस्तों क्या हुआ, इनके गुरु का नाम ऊपर लिख रहा हूं इसलिए एक एक जानकारी याद रख लेना साथियों। ओके, इनके गुरु का नाम क्या था, विरजानंद। दोस्तों ध्यान से सुनना, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद महाराज। विरजानंद इनके गुरु का नाम था। और क्या किया, 1875 में साथियों ध्यान से सुनना, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। उस समय मुख्यालय बंबई में रखा था। कहां पर रखा, बंबई में। आर्य समाज का जो मुख्यालय रखा वो बंबई में रखा था साथियों। समझ में आ गई बात आपको। फिर क्या हुआ, 2 साल बाद में 1877 में साथियों ये मुख्यालय जो है वो कहां लेकर चले गए, लाहौर लेकर चले गए। 1875 में स्थापना की थी और 1877 2 साल में बाद में क्या लेकर चले गए दोस्तों, ये मुख्यालय जो है लाहौर में स्थानांतरित कर दिया साथियों, ध्यान रखना। और क्या खास है इनके, तो देखो इन्होंने जो एक प्रसिद्ध नारा दिया था साथियों कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो साथियों, यह बात भी कही थी, वेदों की ओर लौटो, ये इन्हीं का नारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और दोस्तों ध्यान रखना, यह दयानंद सरस्वती जो है पहली बार 1878 के लगभग दोस्तों राजस्थान में आए थे। फिर 1883 में और राजस्थान आए थे दयानंद सरस्वती। इनकी मृत्यु राजस्थान में ही होती है साथियों, ध्यान रखना। दयानंद सरस्वती ने 1883 में दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना राजस्थान में ही की थी, मेवाड़ क्षेत्र में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो भी आप ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश। यह ग्रंथ भी राजस्थान में मेवाड़ में लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। और दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, एक प्रिंटिंग प्रेस जिसका शायद मुझे नाम कंफ्यूजन हो रहा है, वैदिक मंत्रालय ऐसा कुछ करके नाम था, पहले मेवाड़ में स्थापित की, फिर बाद में अजमेर में ट्रांसफर कर दी और उसी से सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पब्लिश करवाया इन्होंने। ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो है इन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु सामान्य रूप में बताया जाता है दोस्तों कि जोधपुर रियासत में विष देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए साथियों, आप चिंता ना करें, मेहनत कीजिएगा और इस HPS एजुटेक चैनल को फैलाइएगा ज्यादा से ज्यादा साथियों, इतना हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।